कि कोरिया में जो ग्रेजुएशन करते हैं उसे हंगुबल में हक्सा कहते हैं, जो मास्टर करते हैं उसे सोक्सा कहते हैं, और जो लोग पीएचडी करते हैं उसे पक्सा कहते हैं। और जो लोग यहाँ पर आकर पढ़ाते हैं वो E71 जो वीज़ा होता है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी में होता है। तो इस तरह ये लोग E9 वाले D10 से D10 पे आते हैं, फिर D10 से D2 पे आते हैं, D2 से फिर D10 पे जाएंगे, D10 से फिर ये E9 पे जाएंगे। 4 साल 10 महीने का उनको वीज़ा मिलेगा एक दफ़ा, फिर दोबारा भी ये वीज़ा मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में एक ऐसी पॉलिसी तब्दील होने जा रही है जो कि स्टूडेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यानी कि D10 से या D2 वीज़ा से E9 जो वर्क परमिट होता है वो किस तरह चेंज होता है उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, कोरिया अपनी अच्छी तालीम और जदीद मशीनरी की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह मशहूर हुआ है, इसी तरह यहाँ का जो तलीमी निज़ाम है या जो तलीमी जो निज़ाम सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि इस मुल्क की तरफ बहुत सारे लोग यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। अब इस वक्त तक भी कोरिया में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 180 से ज़्यादा कोरिया में टेक्निकल कॉलेज वगैरह बने हुए हैं, जिसमें कोरियन के अलावा पूरी दुनिया से भी लोग आकर यहाँ पर तालीम के मैदान में अपनी अपनी जो काबिलियत होती है वो शो करते हैं और अपना मकाम बनाते हैं। अगर हम देखा जाए कोरिया में तो 2021 तक, पिछले साल तक, यानी कि कोरिया में 1,52,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि इसके पिछले साल 2020 में ये 1,54,000 लोग थे, जो कि तादाद अब थोड़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इसी तरह जो कोरिया में दूसरे ममालिक से आते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आला तालीम हासिल करने के लिए कोरिया में आते हैं। और इस वक्त तक कोरिया में तकरीबन पाकिस्तानी भी कोरिया में जो पाकिस्तान की 13,000 के करीब लोग रहते हैं, उसमें से तकरीबन 3,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़े के ऊपर कोरिया में आए हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिन लोगों का जहन भी ठीक है और पाकिस्तान के करीम है, और जो हकीकत में ज़हीन लोग हैं और वो अपनी जहानत का यहाँ कोरिया में आकर तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ कोरियन लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में एक तो कोरोना की वजह से और इसके अलावा कोरिया में एक ये1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारे कुछ पाकिस्तानी लड़कों की पर्सनल गलती की वजह से ये प्रोसेस अभी तक थोड़ा स्लो हो चुका है। और गुज़श्ता साल 1.5 साल से पाकिस्तान में भी अब जो लोग स्टूडेंट हैं उनको भी वीज़े बहुत कम तादाद में दिए जा रहे हैं, चाहे प्रोफेसर स्कॉलरशिप है या चाहे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या कोई और भी है। लेकिन ये मामलात इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ शुरू हो जाएंगे। जो लोग कोरिया में स्टडी वीज़े पर आते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो उन लोगों को यहाँ पर D2 वीज़ा मिलता है जो स्टडी वीज़ा होता है। उसमें आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं या पीएचडी करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि कोरिया में जो ग्रेजुएशन करते हैं उसे हंगुबल में हक्सा कहते हैं, जो मास्टर करते हैं उसे सोक्सा कहते हैं, और जो लोग पीएचडी करते हैं उसे पक्सा कहते हैं। और जो लोग यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई को पूरे करते हैं तो उन लोगों को जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं, 3 साल का या 4 साल का जो कोर्स होता है, तो उनके बाद उन्हें जॉब सर्चिंग का कोरिया में D10-1 वीज़ा मिलता है, जो कि 2 साल का होता है और 6-6 महीने का एक्सटेंड होता रहता है। इस टाइम के दौरान कोरिया में रहते हुए हर वो स्टूडेंट बंदा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर जॉब तलाश कर अपने आप को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर भी यहाँ पर कोरिया में अपने आप को सेटल कर सकता है। अब ये जो 2 साल का इनको लोगों को वीज़ा मिलता है, इस वीज़े में वो 85 किस्म की जॉब्स वगैरह तलाश कर सकते हैं और इसके अलावा 67 किस्म के प्रोफेशन में वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर या पीएचडी किया होता है उसी के रिलेटेड आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये जो पॉलिसी वगैरह बनाने की तरफ जो इन्होंने कदम उठाया है वो 3, 4, 5 जो है ना बहुत सारी अहम वजूहात हैं, जिनमें से सबसे पहली जो है कोरोना वायरस की वजह से, और आज भी कोरिया में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। और दूसरा, कोरिया में कोरोना वायरस की वजह से जो लेबर
वर्क फोर्स यहाँ पर आती है वो ना आने की कमी की वजह से, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो अपनी डिग्रियां कंप्लीट कर रहे हैं उनको जॉब ना मिलने की वजह से इस तरफ ये एक कदम उठाया जा रहा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने इसकी तरफ नज़रसानी करते हुए इस बात को, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है वहाँ पर इन्होंने ये बात अपनी तजवीज़ पेश की है कि जो लोग यहाँ कोरिया में रहते हैं और जिनके पास D10 वीज़ा होता है, या जिसे D2 स्टडी वीज़ा से D10 जॉब सर्च वीज़ा करते हैं, उन लोगों को E9 वीज़े की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि कोरिया में हर साल 65,000 से लेकर 75,000 के करीब लेबर वर्क वीज़े पर यहाँ कोरिया में लोग आते हैं, जिनमें से 25,000 लोग फ़कत मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। और ये जो लोग आते हैं इस 2 सालों के दरमियान सिर्फ 10% ही लोग आ सके हैं, ज़्यादा नहीं आ सके। अगर ये पॉलिसी बन जाती है तो यहाँ कोरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स को, तो जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास D10-1 होगा यानी कि जॉब सर्च वीज़ा होगा, तो उनकी तकरीबन 5,000 से 6,000 लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन और अच्छा होगा। इसके लिए इस पॉलिसी को जो फॉरेनर वर्क्स पॉलिसी कमेटी होती है उसने इस तजवीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के सामने पेश किया है। अब आने वाले कुछ महीनों में, अप्रैल के बाद या जो आखिरी सितंबर में या दिसंबर तक, इसके बारे में उम्मीद यही की जा रही है कि ये मुकम्मल तौर पर इस पॉलिसी के बारे में वजाहत कर दी जाएगी कि इसकी क्या क्या वो कैटेगरी बनाते हैं और किस तरह ये लोगों को देते हैं। अब ये जो D10 वालों को E9 वर्क वीज़ा देंगे, उसकी जो उन्होंने शराइत वगैरह रखी हैं, या जिसे आप रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, वो उन्होंने यही रखी हैं कि आपके पास स्टडी कंप्लीट करने के बाद D10 यानी कि जॉब सर्च वीज़े को कम अज़ कम 3 महीने का टाइम गुजर चुका हो, तो फिर आप इस वीज़े के अप्लाई करने के अहल होते हैं। दूसरे नंबर पर आपने टॉपिक 2 का लेवल 3 आपने किया हुआ हो, या साबित होगा प्रोग्राम इसके मुतबादिल किया हुआ हो, तो फिर आप इसके अप्लाई करने के अहल होंगे। और तीसरे नंबर पर वो लोग जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और उनका कम अज़ कम अपनी फाइनल डिग्री में C ग्रेड आता हो, तो फिर ये लोग इस वीज़े से लेने के लिए वो अहल होंगे। ये 3 मेन जो उन्होंने ऑप्शन रखी हुई हैं कि ये होंगी, तो फिर आप अप्लाई करने के अहल होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी पोजीशन स्टडी के लिहाज से भी अच्छी और बेहतरीन होती है, और D10 वीज़ा भी होता है, लेकिन हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं है कि वो लोग कोरियन ज़बान यानी कि स्टडी की तरफ भी जाएं और अपनी तालीम के साथ साथ कोरियन लैंग्वेज को भी पढ़ें, लेकिन वो इस बात पे नहीं जाते। अब उन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कोरिया में आकर इनकी लैंग्वेज सीखने का किस कदर लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब ये इस पॉलिसी के जब ये जारी हो जाएगी फिर इन लोगों को होगा, लेकिन अभी भी टाइम पड़ा हुआ है। जो लोग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं वो साबित होगा प्रोग्राम शुरू कर लें या टॉपिक 3 लेवल कर लें, तो फिर भी आप लोग इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो पॉलिसी होगी, क्योंकि ये E9 वर्क फोर्स जो EPS MOU साइन किया हुआ है कोरियन गवर्नमेंट ने 16 कंट्रीज़ के साथ, तो ये उसी के रिलेटेड E9 वर्क वीज़ा जो यहीं कोरिया से ही मिलेगा, उन्हें अपने मुल्क वापस भी नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले उन 16 कंट्रीज़ के साथ ही ये लोग इल्हा करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये हालात बेहतर देखते जाएंगे और इस पॉलिसी का जो रद्द अमल है वो पॉजिटिव देखते जाएंगे, तो फिर वो इस पॉलिसी को मजीद आगे दूसरे कंट्रीज के साथ भी चला सकते हैं। अब अगर इस तरह ये करते हैं, इस तरह ये पॉलिसी बन जाती है, तो यहाँ पर जो लोग स्टडी वीज़े पर आते हैं, जब D10 लेते हैं और उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड जॉब नहीं मिल पाती, तो उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। जब जो E9 वर्क वीज़े पर डायरेक्ट लोग आते हैं वो E9 से E74 में जाते हैं, E74 में जाते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल वीज़ा होता है। जबकि जो डायरेक्ट स्टूडेंट आते हैं और स्टूडेंट से वो E71 कराते हैं, वो E71 जो वीज़ा होता है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी में होता है। तो इस तरह ये लोग E9 वाले D10 से D10 पे आते हैं, फिर D10 से D2 पे आते हैं, D2 से फिर D10 पे जाएंगे, D10 से फिर ये E9 पे जाएंगे। 4 साल 10 महीने का उनको वीज़ा मिलेगा एक दफ़ा, फिर दोबारा भी ये वीज़ा मिल सकता है। फिर ये जब दोबारा आएंगे तो दोबारा अपने इसी वीज़े को ये E74 में भी तब्दील कर सकते हैं, बल्कि E74 में नहीं, ये E71 में करेंगे और E71 से F27 में भी जा सकते हैं, फिर रेजिडेंसी F5 में या फिर नेशनैलिटी में जा सकते हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पर
कोरिया में रहते हैं और ये समझते हैं कि कोरिया में का लाइफस्टाइल या कोरिया की जो एजुकेशन है अच्छी है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टडी की तरफ भी मुतवज्जे हों। अगर वो स्टडी अच्छी करेंगे तो वो इस स्टडी बेस के ऊपर, कोरियन लैंग्वेज की स्टडी बेस के ऊपर यहाँ कोरिया में मज़ीद भी रह सकते हैं और अपने फ्यूचर को मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। अब जो इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है गुज़श्ता 2 साल से कि E9 वर्कर फ़कत ओनली E7 4 में ही जा सकता है, उसके बाद F27 में या रेजिडेंसी में नहीं जा सकता, तो उसमें भी शायद कुछ हो सकता है। लेकिन ये D10 लोगों के लिए, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं या जो यहाँ कोरिया में आने का ज़हन रखते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन देखते हैं कि इस न्यूज़ के ऊपर कहाँ तक अमल होता है। लेकिन ये उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्तों में हर किस्म की पॉलिसीज़ के साथ ये लोग पॉजिटिव देकर उसे अच्छा रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में आते हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ टेक्निकल में पढ़ते हैं, तो उनकी जो सलाहियत है उसको इसी कोरिया में ही बुरवकार लाया जाए, ताकि यहाँ की आवाम को और यहाँ की गवर्नमेंट को और कोरिया की तरक्की में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।